हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड खूब मेहनत आप लोग कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में। पूरी डेडिकेशन के साथ में आप लोग लगे हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 5 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज अपकमिंग जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे रेलवे के पेपर हो, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे और भी दूसरे एग्जामिनेशन हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग 5 जून 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट घटना है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एंड कैसे आपने उन्हें टैकल करना है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आप ये जो करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डजेंट मैटर आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहांस करेगा। दैट इज अ प्रॉमिस दैट आई कैन मेक टू यू। एंड इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम लोग शुरू करते हैं 5 जून 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको सेंसस या फिर जनगणना के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि भारत सरकार ने अनाउंस किया है 1 मार्च 2027 तक जनगणना या सेंसस को करवाकर खत्म कर दिया जाएगा। ये लगभग 16 साल के गैप के बाद में होगा कि जब भारत में जनगणना करवाई जाएगी। ये ऐसा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस किया। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि ये न्यूज ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। भारत में जो आखिरी जनगणना या आखिरी सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में, और कानून में ये लिखा हुआ है कि हर 10 साल में जनगणना आपको करवानी है। तो 2011 के हिसाब से अगला जो सेंसस था वो 2021 में होना चाहिए था, मगर जैसा कि आपको पता है कि 2021 में देश में कोविड चल रहा था, तो जनगणना या सेंसस को इनडेफिनेटली डिले कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब हम लोग ये जनगणना की पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे। अब फाइनली चीजें थोड़ी सी ठीक हुई हैं, तो अब जाकर जो है केंद्र सरकार ने ये बोला है कि हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जनगणना की प्रक्रिया अगले साल से, और 1 मार्च 2027 तक हम लोग अपनी पूरी प्रक्रिया जो है कर खत्म कर देंगे। कायदे से 2011 से लेकर के बाद 2021 में हो जाना चाहिए था, मगर ये जो 5-6 सालों का गैप आ गया है उसके चलते अब ये जो जनगणना है भारत में 16 साल के बाद में करवाई जाएगी। अब ये जो सेंसस होने वाला है इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। पहला तो ये कि ये कंट्री का पहला डिजिटल सेंसस है, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटाइज ये सेंसस रहने वाला है। इसमें पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, आजाद भारत में या इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार होगा कि कास्ट जो है उनको भी काउंट किया जाएगा, या यूं बोलना चाहिए कि कास्ट सेंसस भी जो है करवाया जाएगा। भारत में जो पहला सेंसस हुआ था आजादी के बाद में वो हुआ था 1951 में। 1951 से लेके आज तक कभी भी कास्ट सेंसस जो है वो नहीं करवाया गया। एससी एसटी में कितना आपके जो डाटा है वो जरूर जो है इकट्ठा किया जाता है। आप ये देखते हो कि एससी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, एसटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, बट स्पेशली जाके हर एक से एक की जो जाति है वो भारत में 1951 में जब से सेंसस शुरू हुआ आजाद भारत के बाद, आजाद भारत में, वो अभी तक नहीं हो रहा था। भारत में अभी तक जो कास्ट सेंसस हुआ था या फिर आखिरी जो कास्ट सेंसस करवाया गया था वो अंग्रेजों ने करवाया था, और वो हुआ था 1931 में। उसके बाद से ये अभी तक नहीं हुआ था, मगर अब जो है भारत सरकार ने ये बोला है कि वो जाति जनगणना भी जो है इस बार करने वाली है। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं। पहला कि भारत का पहला डिजिटल सेंसस है ये, और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस है जिसमें जाति गणना या जाति जनगणना करवाई जा रही है। इसके पहले आखिरी बार कब हुआ था? अंग्रेजों के टाइम पे 1931 के साल में। चले आगे बढ़ते हैं। It will be conducted in 2 phases. This census is important because the data will be used to redraw Lok Sabha constituencies which are currently drawn on the basis of 1971 census data. तो ये जो पूरा सेंसस है 2 फेजेस में करवाया जाएगा। अब वो फेजेस कौन कौन से हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मगर अभी अपने को इतना याद रखना है कि 2 चरण या फिर 2 फेजेस में ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करवाना है। ये सेंसस जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका जो भी डाटा निकल कर आएगा उस डाटा के बेसिस पे भारत की जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज का पूरा मैप है उसको रीड्रॉ करवाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूं तब आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अपना जो कानून है वो ये कहता है कि भारत में हर बार जब सेंसस होगा उसका जब डाटा एक बार आपके पास में आ गया तो उस डाटा के बेसिस पर आपने डिलिमिटेशन करवाना है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि ये जो नया डाटा आपके पास में निकल कर आया है इसके बेसिस पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह का एरिया है उसको आपको रीड्रॉ करना है। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सीट जो है लोकसभा में वो आपको बढ़ाना पड़ जाए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी आपको बढ़ाना पड़ जाए, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फिर आपको घटाना भी पड़ सकती है। ये जो है कानून में लिखा गया। मगर बाद में फिर ये बोला गया या भारत में संसद ने ये कानून बनाया कि भाई 2026 तक कोई डिलिमिटेशन जो है नहीं करवाया जाएगा। एंड 2026 तक जो 1971 का डाटा है, 1971 में जो सेंसस हुई थी उसका जो डाटा है उसके बेसिस पर लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनका जो डिलिमिटेशन करवाया गया था, वो जो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज का पूरा मैप है उसके अनुसार जो है हम लोग चलेंगे।
मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो ये जो मैप आपको भी देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरे भारत में जो जितनी भी आपकी टोटल लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो आपको दिख रही होंगी। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है। तो जहां जहां पे आपको सीटें हैं वो देखने को मिल रही होंगी। ये जो सीटों को बनाया गया है, एक सवाल तो आपके दिमाग में उठ सकता है ना कि ये देखिए यहाँ पर ये राजस्थान में ये इतना बड़ा इलाका है और ये अपने आप में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, मगर यहाँ पर ये छोटा सा जो पोर्शन है ये अपने आप में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। तो लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज आखिर ये बनाई कैसे गई हैं? तो जवाब हो जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पर। और ये पॉपुलेशन का जो डाटा है वो कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? 1971 का जो आपकी सेंसस है उसके डाटा के बेसिस पर ये मैप अपना बनाया गया। मगर ये जो कानून था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई 1971 के डाटा के बेसिस पर अभी हम लोग लेकर चलेंगे, उसमें ये भी लिखा गया था कि 2026 के बाद जो भी आपका सेंसस वगैरह होना है या 2026 के बाद में आपको डिलिमिटेशन करवाना है या 2026 के बाद जो आपका अगला चुनाव होगा उसके पहले पहले आपको डिलिमिटेशन करवाकर इस पूरे के पूरे मैप को फिर से रीड्रॉ करवा लेना है। ये भी जो है इस कानून में लिखा गया था। तो अब फाइनली 2027 में 1 मार्च को जब अपने पास में ये पूरा का पूरा सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो भी डाटा निकल कर आना है उस डाटा के बेसिस पर आपका डिलिमिटेशन की प्रोसेस करवाई जाएगी। इस डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बेसिस पे फिर आपके जो लोकसभा का मैप है उसको रीड्रॉ किया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ना तय है एंड इसके चलते जो है आपका पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं लैंडस्केप काफी हद तक बदल जाएगा। इसलिए ये जो आपकी सेंसस होने वाली है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैप आपको दिख रहा है इस सेंसस का डाटा आने के बाद जो डिलिमिटेशन करवाया जाएगा उससे ये मैप पूरी तरह से बदल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं सेंसस के कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, और ये सेक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए तो एमसीक्यू में काफी सारे फैक्ट्स वगैरह यहीं से जो है उठाकर डाले जाएंगे, इसलिए अपने को ये जो सेक्शन है इसको ढंग से पढ़ना है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसस में सबसे पहला तो सेंसस करवाया किस आधार पर जाता है वो देखते हैं। इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990। मतलब ये कि भारत में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है सेंसस एक्ट 1948। इसके बेसिस पर जो है इस पूरा का पूरा जो है आपका सेंसस किस तरह से होगा, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके ये सारी बातें इस कानून में लिखी गई हैं। अब एक बार जब आपका कानून होता है तो कानून को फिर लागू करवाने के लिए उसके साथ ही साथ कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं। हो सकता है कानून एक बार आपने बना के रख दिया बट उसके रूल्स जो है वक्त वक्त पर चेंज करते हो, तो अकॉर्डिंगली सेंसस एक्ट 1948 के रिस्पेक्ट में 1990 में कुछ कानून बने थे, या यूं बोलना चाहिए कि पहले के जो बने हुए कानून थे उनको मॉडिफाई किया गया था 1990 में और नए रूल्स बनाए गए थे सेंसस रूल्स 1990। तो आज की तारीख में भारत में सेंसस कैसे होगा, कौन करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसके पास सेंसस करते वक्त में क्या पावर है क्या पावर नहीं है, सारी चीजें जो हैं दो चीजों में लिखी हुई हैं। एक है आपका सेंसस एक्ट 1948 और दूसरा है सेंसस रूल्स 1990। इनके बेसिस पर जो है भारत में जनगणना करवाई जाती है। सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990, इनके प्रोविजंस के तहत में भारत में सेंसस होता है। अब जो मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि 2 फेजेस में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, वो भी इन्हीं कानूनों में लिखा हुआ है कि आपको सेंसस 2 टुकड़ों में, 2 चरण में या 2 फेजेस में करवाना है। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल होता है। हाउस लिस्टिंग या हाउस शेड्यूल का मतलब यह है कि एक एरिया में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कितने मकान हैं, उसके बाद में कौन सा मकान जो है किसके नाम है, कौन सा जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट में भी कौन सी इंडिविजुअल है, किसकी जो है फिर एक आपका किसी ट्रस्ट की जमीन है, किसकी कंपनी की जमीन है, ये सारी चीजें जो है पहले क्लियर कर ली जाती हैं। एरिया वाइज जो है सबसे पहले पूरा देश के अलग अलग एरिया जो है वो डिवाइड होते हैं और फिर उसके बाद में हर एक एरिया में आपकी हाउस लिस्टिंग होगी और हाउस लिस्टिंग के बाद में आपका हाउस शेड्यूल बनवाया जाएगा। एक बार जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद में फिर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया जाता है। अब आपके पास में ये पता है कि एक इलाके में कितने जो है आपके घर हैं, कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने वहां पे आपके जो है किसके इंडिविजुअल आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कितने लोगों के जो है आपके अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, कितने लोग जो है आपका न्यूक्लियर फैमिलीज वाले हैं, कौन किसका परमानेंट रेसिडेंस है, कौन किराए पे रह रहा है, सारी चीजें आपको पहले से पता है। अकॉर्डिंगली फिर आप हर एक घर में जाकर जो है उनके जो उसमें रहने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी जनगणना जो है आप करते हो। इस तरीके से आपके पास में 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो आपके जो टोटल आपका रेसिडेंशियल जो एक कह सकते हैं आपको आउटलुक पता चल जाता है कि कितने क्या मकान है, किसके नाम क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें, और उसके बाद फिर इन सारे मकानों में रहने वाले लोग जो है वो कितने हैं। 2 फेजेस में आपको ये चीजें पता चलती हैं और इस तरीके से जो है आपका पूरा सेंसस की एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। अब ये जो दोनों फेजेस हैं ये लगभग 11 महीने की प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। जैसे कि इस साल लेट से अगर अपन लोग 1 अप्रैल से शुरू करते हैं ये काम करवाना, तो आप अगले साल की लगभग 28 फरवरी जो है तब तक ये पूरा प्रोसेस जाता है। लगभग 11 महीने जो है इसको पूरा प्रोसेस होने में लगता है, या फिर इस तरह से आप मानकर चल सकते हैं कि ये लगभग 11 महीनों में आपको खत्म करना है। अगर अपन 2025 में बैठे हुए, अगर हम लोग अभी जो है शुरू करेंगे काम करना 2025 के, अगर अप्रैल से हमने काम करना शुरू किया तो 2026 के
फरवरी की 28 तारीख तक जो हमको ये करके खत्म करना है। तो ये दोनों फेजेस लगभग 11 महीने के टाइम पीरियड में कंक्लूड होते हैं। किसी साल के 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और उसके अगला जो साल आएगा उसके 28 फरवरी तक जाते हैं। अब इस साल जो भारत सरकार ने बोला है कि वो लोग कास्ट सेंसस भी करवाएंगे, तो ये जो कास्ट सेंसस है ये आपके सेकंड फेज में कंडक्ट करवाई जाएगी। जो सेकंड फेज होना है जिसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, जिसमें पॉपुलेशन की जो है जनगणना की जाएगी, उसमें जो है कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। पिछला वाला सेंसस 2010 में शुरू हुआ था और 2011 आते आते जो है वो पूरा हुआ था। इस बार अपना 2026 में शुरू हो रहा है, तो 2026 में प्रोसेस चालू होगा और अल्टीमेटली फरवरी 2027 तक ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस अपना खत्म हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है कि इस साल भी जो है आपका सेंसस लगभग 28 फरवरी 2027 तक करके खत्म करवा दिया जाएगा और इसमें जो रेफरेंस डेट रहने वाली है वो रहेगी 12 AM 1 मार्च 2027 की। मतलब ये कि जो सेंसस का डाटा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई 2027 के 1 मार्च को 12 बजे भारत की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर सेकंड जो है अगर या फिर हर मिनट अगर बच्चे हो रहे हैं तो आपने अगर एक सर्टेन डेट तक जो भी आपने अपना डाटा रिकॉर्ड किया होगा और उसका जब आप कंपाइलेशन कर रखोगे तब तक तो पॉपुलेशन बढ़ भी गई होगी ना। काफी लोग जिनको आपने शायद काउंट किया होगा उनमें से कुछ लोग मर भी जाएंगे और काफी सारे जो है बच्चों का जन्म भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डाटा आप लाओगे और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी उसमें ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही जाएगा। तो हम लोग एक रेफरेंस डेट लेकर चलते हैं। तो इस बार जो आपका सेंसस होने वाला है उसका रेफरेंस डेट क्या रहने वाला है कि भाई 1 मार्च 2027 को रात्रि 12 बजे, यानी कि 28 फरवरी से जैसे ही आपका 12 बजे और 1 मार्च 2027 लगा तब भारत की पॉपुलेशन फलानी फलानी या सो एंड सो थी, जिसको हम लोगों ने पिछले 11 महीनों में गिनकर खत्म किया था। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। For Union Territory of Ladakh and non-synchronous snow-bound areas of Union Territory of Jammu and Kashmir, states of Himachal and Uttarakhand, reference date of population will be 12 AM on October 1, 2026. अब अपने कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा दुर्गम है, जहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, तो उनकी जो है आप जनगणना आपको पहले करके खत्म करनी पड़ेगी। जैसे कि लद्दाख का जो इलाका है वहां पर आप नवंबर दिसंबर के महीने में जो है जनगणना नहीं कर सकते। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में जाकर आप वहां पे काउंटिंग नहीं कर सकते। सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है कि वहां पे लिटरली जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर के कुछ आपके जो इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, हिमाचल के जो दुर्गम इलाके हैं, लाहौल स्पीति हो गया, उत्तराखंड का जो एकदम पहाड़ी इलाका है, ये सारे इलाकों में जनगणना जो है आपको पहले करके खत्म करना पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है वहां पे जाके आप जनगणना कर सको। तो जो रेफरेंस हम लोग यहाँ पर बाकी सारे देश के लिए 1 मार्च 2027 का लेकर चलते हैं, इन इलाकों के लिए वही रेफरेंस लिया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 का। यानी कि 2027 को जो डाटा आपका पॉपुलेशन का आएगा उसमें पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 मार्च 2027 रात को 12 बजे इतनी मानी जाएगी, मगर इन सारे इलाकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 रात को 12 बजे जो पॉपुलेशन है वो जो है रेफरेंस डाटा के तौर पर काउंट की जाएगी। उसको जो है वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का जो है सेंसस डाटा माना जाएगा। ये अपने को याद रखना है। तो ये कुछ अपनी न्यूज हो गई सेंसस के बारे में। यहाँ से हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे। अपकमिंग यूपीएससी के जितने एग्जामिनेशंस हैं, ईपीएफओ का आने वाला है, इसके अलावा सीएपीएफ का होगा, एनडीए और सीडीएस की भी एग्जामिनेशंस होने आने वाले महीनों में, तो हाई चांसेस हैं कि आपको सेंसस के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट एनडीए में तो स्पेसिफिकली लिखा भी है कि सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीडीएस में भी आ सकते हैं। तो ये न्यूज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ध्यान रखना है 16 साल के गैप के बाद में ये सेंसस करवाया जा रहा है। भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा एंड आज़ाद भारत का पहला सेंसस होगा जिसमें हम लोग जातियों को या कास्ट को जो है काउंट करने वाले हैं। 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डाटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन होना है और भारत की जो लोकसभा की और स्टेट की विधानसभाओं की जो आपकी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके पूरे मैप रीड्रॉ होंगे। यानी कि सेंसस के बाद में ये जो मैप आपको दिख रहा है लोकसभाओं का, ये पूरा का पूरा मैप फिर से बनाया जाएगा। लीगल एस्पेक्ट्स अपन ने देख लिए कि कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट 1948 और साथ में इसके रूल्स बने हुए हैं सेंसस रूल्स 1919। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर करवाना है। ये जो 2 फेजेस होते हैं उसमें से पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल होता है और सेकंड फेज में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन करवाया जाता है। लगभग 11 महीने के आसपास में जो है पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है और कास्ट सेंसस जो होगा वो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के साथ में सेकंड फेज में करवाया जाएगा। लास्ट पॉइंट की रेफरेंस डेट क्या रहेगी, तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और रेफरेंस डेट क्या रहने वाली है, तो 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे को रेफरेंस डेट माना जाएगा। चलें, तो ये तो हो गई अपनी न्यूज। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिस तरीके के एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, उनको भी देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस या एमसीक्यूज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेंसस एक इंपॉर्टेंट इशू है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, हाई चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। तो कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं, इनको देख लेते हैं और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस इन इंडिया इज आर करेक्ट। तो इसमें हमको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है सेंसस के रिस्पेक्ट में। पहला, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872। भारत में जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। दूसरा,
द सेंसस इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये दो अपने स्टेटमेंट हो गए। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो कंप्लीट सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया गया था वो 1872 में कंडक्ट किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। मतलब ये कि अंग्रेजों के अंडर आने वाला जो टोटल एरिया था, इसकी जो जनगणना की गई थी वो साल 1881 में की गई थी, या फिर यूं बोलूं कि इनके अंडर में जितना एरिया था उसमें कितने लोग रहते हैं उसका जो कंप्लीट काउंटिंग हुई थी पहली बार वो 1881 में हुई थी। इसके पहले 1865 और 1872 में सेंसस हुए जरूर थे, मगर वो पार्शियल सेंसस थे, वो एक सर्टेन इलाके तक कन्फाइंड थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, भारत में जो पहली कंप्लीट जनगणना हुई है वो 1881 में हुई है। इसमें अंग्रेजों के अंडर में जितना एरिया आता था उसमें कितने लोग रहते हैं उनकी जो हेड काउंटिंग की गई थी, उसका जो सेंसस किया गया था वो 1881 में हुआ था। इसके पहले 1865 में और 1872 में सेंसस हुए जरूर थे, याद रखिएगा, मगर पार्शियल सेंसस थे, सर्टेन एरियाज में तक वो कन्फाइंड थे। पूरा इलाका जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था या उनके ऊपर उनका रूल चलता था उसका सेंसस इसमें नहीं किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1881 लिखा होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, द सेंसस इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो अपने को ये याद रखना है कि 1872 में पार्शियल सेंसस हुआ था, पहला जो कंप्लीट सेंसस है 1881 में कंडक्ट किया गया था। और सेंसस कंडक्ट कौन कराता है? कायदे से जो मिनिस्ट्री की अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करवाती है, और अगर उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट करता है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के नाम से एक ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। वो लोग ये सेंसस करवा के अपना खत्म करते हैं। ये पहला एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population data collected in Indian census is kept confidential under which of the following acts? तो भारत में जो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट होता है उसमें आप जाहिर सी बात है कुछ आंकड़े जो हैं वो तो पब्लिक करवाए जाते हैं, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हर एक स्टेट की कितनी क्या पॉपुलेशन है, इस तरीके से। मगर ओवरऑल जो पूरा का पूरा डाटा है उसमें एक एक डिटेल जो है वो पब्लिक नहीं की जाती, उसमें से काफी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की जो जनगणना होती है, सेंसस में जो पॉपुलेशन का डाटा होता है उसको जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है वो इनमें से किस कानून के तहत में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? पहला है द सेंसस एक्ट 1948, दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और चौथा है नेशनल स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008। वैसे तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंसस एक्ट 1948, बट अगर लेट से आपको इसका सही जवाब नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा कॉमन सेंस से इस खेल को खेल सकते हैं। इसने ये बोला है कि इंडिया में जो भी सेंसस होते हैं उसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। किस कानून के तहत में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? जाहिर सी बात है, इसका मतलब कानून जो है वो सेंसस होने के पहले का बना होना चाहिए, और सेंसस तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड से हो रहा है, और आरटीआई 2005 में आया तो किसी भी सूरत में ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। इसी तरह से ये नेशनल स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अभी रिसेंट का कानून है और सेंसस तो आजादी के पहले से चल रहा है। इसी तरह ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, ये भी सही नहीं हो सकता। एंड सेंसस एक्ट 1948 में स्पेसिफिकली बनवाया गया था। इसके पहले जो सेंसस होते थे वो अंग्रेजों के कानून के तहत होते थे, और 1948 में ये कानून बनवाया गया और इसके तहत में फिर 1951 में सेंसस हुआ था, और उसके बाद से भी जितने सेंसस हैं वो इस कानून के तहत में हो रहे हैं। तो यही जो है आपका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर। ये कॉमन सेंस के बेसिस पर भी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऐसे सही जवाब नहीं पता है। बहरहाल अपने को याद रखना है सही जवाब है सेंसस एक्ट 1948। इसका जो सेक्शन 15 है वो इंश्योर करता है कि आपका जितना भी पर्सनल डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। चलें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आसान है और सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी हो गया या जो आपकी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हैं, इसमें जो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? तो इसमें से हमको ये बताना है कि इंडिया में जो सेंसस होने की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, या फिर इंडिया में जो सेंसस होने की करेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। मतलब ये कि कितने कितने सालों में आप सेंसस करवाते हो। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 12 साल और ऑप्शन डी एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो कायदे से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 10। बट जाहिर सी बात है सरकार के पास में ये पावर है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जिसमें सेंसस नहीं करवाई जा सकती तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 2021 में सेंसस होना था बट उसको डिले कर दिया गया कोविड वगैरह के चलते। तो ये पावर सरकार के पास में है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर वो डिले कर सकते हैं इसको। मगर कायदे से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो कानून ये कहता है कि हर 10 साल के अंदर अंदर आपको सेंसस करवाना है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द गवर्नमेंट्स रीसेंट अनाउंसमेंट इन 2025 व्हाट इज द रेफरेंस डेट फॉर द अपकमिंग सेंसस ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार ने जिस तरह से अभी रिसेंटली अनाउंस किया है सेंसस के बारे में कि वो आपका सेंसस करवाने वाले हैं, तो इसमें जो आपका रेफरेंस डेट रहेगा इस सेंसस का वो क्या रहने वाला है वो हमको बताना है।
पहला है मार्च 1 2026, दूसरा है जनवरी 26 2027, तीसरा है 1 मार्च 2027 और चौथा है 1 अप्रैल 2027। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 मार्च 2027। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, हमने अभी करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि 1 मार्च 2027 रात को 12 बजे, जैसे ही 1 मार्च शुरू होगा तो जो भी भारत की पॉपुलेशन, अभी जो पूरा सेंसस आपका होने वाला है वो भारत की पॉपुलेशन का रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी कि 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे भारत की इतनी इतनी पॉपुलेशन है जो इस सेंसस में निकल कर आएगी, या जो डाटा जो है इसमें पता हमको चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेजर इनोवेशन इन द अपकमिंग सेंसस 2026-27। अब ये जो आपकी आने वाली सेंसस 2026-27 के बीच में होगी, इसमें जो मेजर इनोवेशन है वो क्या है? ऑप्शंस, यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कंडक्टिंग द सेंसस एंटायरली डिजिटली, एंड चौथा है लिंकिंग सेंसस डाटा टू आधार। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी डिस्कस कर लिया है कि पहली जो है ये सेंसस है जो पूरी तरह से डिजिटली करवाई जाएगी, इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 2026-27 census will collect caste data for the first time since which year? अब 2026-27 के बीच में जो सेंसस करवाई जाएगी, ये कास्ट का डाटा पहली बार कलेक्ट करने वाली है कितने सालों के बाद, यानी कि इसके पहले आखिरी बार कास्ट सेंसस कब हुई थी या कास्ट का डाटा कब कलेक्ट किया गया था? ऑप्शन है 1941, 1951, 1971, 2001। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सही जवाब है इसका वो कायदे से 1931 है, कि आखिरी जो आपकी कास्ट सेंसस हुई थी अंग्रेजों ने 1931 में करवाई थी, मगर 1931 क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर जो आज़ाद भारत के बाद में पहली आपकी सेंसस हुई थी उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेंगे कि भैया आज़ाद भारत में एक भी बार जो है अभी तक कास्ट सेंसस हुआ नहीं है। तो 1951 के बाद से जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो है पहली आपकी सेंसस है, तब से लेके आज पहली बार जो ये जो सेंसस होगी 26-27 में, उसमें जो है कास्ट वगैरह का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसमें जो है कास्ट के डाटा को पहली बार जो है कास्ट का डाटा जो है पहली बार लिया जाएगा। अभी तक ये होता आ रहा था कि SC ST जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है ये जरूर आपकी काउंट की जा रही थी, मगर इस बार हर एक व्यक्ति की जो जाति है उसको इसमें इस बार गिना जाने वाला है। आखिरी बार कब हुआ था? 1931 अंग्रेजों के टाइम पे। और ये भी फैक्ट अपने को याद रखना है, आज़ाद भारत में जितनी सेंसस हुई है उसमें अभी तक ये कास्ट वगैरह की जो है काउंटिंग या कास्ट की सेंसस नहीं की गई थी, पहली बार जो है ये करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, census in India is a constitutional obligation. The population census is held every 10 years, and the information collected during the census is used for delimitation of constituencies. Which of the following statement given above are correct? 1 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. देखते हैं। तो 2011 के UPSC प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। पहला है कि सेंसस जो है इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो इसका सही जवाब यह है कि सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, सेंसस एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इसका एक पूरा कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट के नाम से और उसके बेसिस पर जो है करवाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ये गलत है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में होता है, ये बात सच है। और तीसरा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है कंस्टिट्यूएंसीज का, तो ये भी हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3। ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन है, इसका कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे सारे स्टेटमेंट नहीं भी पता हो तो भी हम लोग इसकी मदद से कर सकते हैं कि आपका इंडिया जो है ये इसमें आपका जो सेंसस जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अगर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली जो है एलिमिनेशन की मदद से सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो कई बार इस तरह से अगर आपको पूरे डाटा ना भी पता हो जो स्टेटमेंट दिए हैं, मगर उसमें से अगर एक आपको डेफिनेटली पता है कि सही है या गलत है, तो उसकी मदद से एलिमिनेशन करके भी जो है हम लोग सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब कितना आसान है, कितना सिंपल दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन देखकर कोई भी फंस जाएगा, मगर सही जवाब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, कानून बना हुआ है उसके लिए, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। और लीगल के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है स्टैट्यूटरी, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंसस इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट वर्ड का मतलब भी कानून होता है, तो स्टैट्यूट वर्ड से निकल कर आया स्टैट्यूटरी, तो कानूनी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला, ये क्वेश्चन MPPSC में 2022 में आया था। Who is responsible for conducting the census in India? आसान क्वेश्चन है, देख ही लिया था हमने थोड़ी देर पहले। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड नीति आयोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये SSC CGL में आ चुका है। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? भारत का जो पहला सिंक्रोनस सेंसस है, यानी कि वो सेंसस जिसमें टोटल जो है आपके एरिया या फिर टोटल इंडिया का जो है हेड काउंट हुआ था या सेंसस हुई थी, वो किस साल में कंडक्ट किया गया था? 1861, 1872, 1881, 1891। तो सही जवाब हो जाएगा 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1881। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंसस डाटा इन इंडिया। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस जो हैं उसके ऊपर सेंसस का जो डाटा है वो असर डालता है या फिर वो सेंसस के डाटा से इन्फ्लुएंस होता है। पहला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, डिजाइनिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से डाटा जो है वो सेंसस से इन्फ्लुएंस होंगे। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया ही था कि लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है सेंसस का डाटा आने के बाद में, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ये बात भी सच है। जब आपके पास में डाटा आ जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली जब फिर पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो उस हिसाब से जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर एक स्टेट को एलोकेट कर सकते हो। तीसरा, डिजाइनिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम, सेम वही लॉजिक यहाँ पर है कि आपको पता है कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, तो कोई स्कीम अगर आप लेकर आ रहे हो तो अकॉर्डिंगली उस स्कीम में किस स्टेट को कितना आपको जो है रिसोर्सेज देने हैं वो सारी चीजें आप सेंसस के डाटा के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लेट से आदमियों के लिए कोई एक स्कीम लेकर आ रहे हो, महिलाओं के लिए कोई स्कीम लेकर आ रहे हो, बुजुर्गों के लिए ला रहे हो, बच्चों के लिए ला रहे हो, तो ये डाटा भी आपके पास में हर एक स्टेट का स्टेट वाइज मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है आप अपना पूरी की पूरी स्कीम को जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो ये बात भी सच है, डिजाइनिंग एंड एलोकेशन जो है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का ये सेंसस के डाटा के बेसिस पे होता है। और आखिरी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी, तो ये भी जो है आप सेंसस की डाटा की मदद से कर सकते हो। एक बार आपको पता है कि आपके देश में कितने लोग हैं, कितने आपके जो है सिटीजंस हैं, नागरिक हैं, कितने आपके एलियंस हैं, कितने लीगल एलियंस हैं, कितने इलीगल एलियंस हैं, जब सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद एनआरसी जो है वो डाटा ऐसे ही निकाल सकते हो इसमें से, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, अलग से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ 10 एक क्वेश्चन है इस पूरी न्यूज़ के ऊपर जो हम लोगों ने सॉल्व कर देखे हैं। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंसस में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं, एंड जो न्यूज़ थी करंट अफेयर की इसको भी हमने कवर कर लिया है। अच्छे से आपने इसको तैयार करना है, ढंग से इसके डाटाज एंड फैक्ट्स को आपको याद रखना है, एंड हाई चांसेस हैं कि आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा और इस न्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको बेंगलुरु में जो स्टैम्पियड हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जब आईपीएल जीत लिया था उसके बाद में जो सेलिब्रेशन हो रहा था उस टाइम पीरियड पे एक भगदड़ मच गई, एक स्टैम्पीड हो गया जो काफ़ी बड़े हादसे में कन्वर्ट हो गया। उसके बारे में हमको थोड़ी सी बातचीत करनी है। इस समाचार में से वैसे प्रीलिम्स में तो खैर क्वेश्चंस आने की कोई संभावना नहीं है, मगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ हमारे लिए काम की है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर किसी जगह पर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है और आप पहले से जो है असेसमेंट वगैरह अगर नहीं करते हैं सिचुएशंस का, तो किस तरीके से इस तरह के बड़े बड़े डिजास्टर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये इस बात की अपने को एक समझ लगेगी। देखते हैं। द विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ आरसीबी विनिंग आईपीएल turned into a tragedy when 11 people all aged below 40 were killed in a stampede। तो वही बात की आरसीबी का जब आईपीएल जीता, उस आईपीएल की जीत की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक पूरा सेलिब्रेशन हो रहा था। इसमें अल्टीमेटली स्टैम्पीड हुआ, कैसे हुआ वो भी हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें लगभग 11 लोगों की जो है मृत्यु हुई और वो सारे के सारे 40 साल से कम उम्र के थे। अब ये न्यूज़ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो मौतें हुई हैं इनका आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है जब तक मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है शायद इसके बाद भी कुछ नंबर्स बढ़े, बट क्योंकि मैं समाचार थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए लगभग 11 लोगों की मृत्यु तब हुई थी जब ये न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी, और फर्दर जो है इसमें भी आंकड़ा बढ़ चुका है, लगभग 20 लोग जो हैं अभी तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि बेंगलोर का जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर फैंस जो है उनका जमावड़ा हो गया था, और इनके जितनी कैपेसिटी नहीं थी स्टेडियम की और उसके आसपास के इलाकों की, उससे ज्यादा लोग क्योंकि वहां पे इकट्ठा हो गए, तो इसके चलते वहां पे भगदड़ की स्थिति मच गई, जिसके चलते ये पूरा का पूरा इंसिडेंट क्रिएट हुआ। अब कर्नाटक के जो सीएम है उन्होंने इस चीज को लेकर एक पूरी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है उसके आदेश दे दिए हैं कि भाई ये इंसिडेंट आखिर हो कैसे गया। मगर अभी जो ओवरऑल बात निकल कर आ रही है हुआ यह है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है उसकी टोटल कैपेसिटी है अराउंड 32,000 की, और यहाँ पर लगभग 2 लाख के करीब लोग जो है वो स्टेडियम के चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गए थे, और अल्टीमेटली फिर वहाँ पे जब भगदड़ हुई तो उसके चलते फिर काफी सारे लोग जो अल्टीमेटली नीचे दब गए, जिसके ऊपर से लोग जो है अल्टीमेटली जो है अपना मूवमेंट उन्होंने बंद नहीं किया, भागते दौड़ते रहे, तो उसके चलते काफी सारे लोगों को एस्फिक्सिया की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन जितनी जरूरी होती है सांस लेने के लिए उतनी मिल नहीं पाई, ओवर क्राउडिंग होने के बाद में पैसेजेस वगैरह जब एकदम आपके नैरो हो गए, एकदम डेडली रश हो गया, और अल्टीमेटली इसके चलते काफी सारे लोगों ने अपनी जान जो है गंवाई है। तो ये तो पूरी घटना हुई है। पुलिस वालों का इस पर क्या कहना है थोड़ा सा वो भी देखते हैं। बेंगलोर पुलिस का कहना यह है कि आरसीबी की जो टीम है उन्होंने एक विक्ट्री परेड जो है वो अनाउंस करी थी अपना ये पूरा टूर्नामेंट जीतने के बाद। हालांकि अभी पुलिस वालों का कहना यह है कि उन्होंने इस तरीके के किसी भी विक्ट्री परेड की इजाजत दी नहीं थी, मगर अल्टीमेटली जब
जब ये घोषणा हुई कि भाई आरसीबी की टीम जो है जीतने के बाद में विक्ट्री परेड करने वाली है, तो इसके चलते लाखों की संख्या में जो है लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब चारों तरफ स्टेडियम के जब लाखों की संख्या में कॉन्ग्रेगेशन जो है लोगों का इकट्ठा हो गया, लोग जब आप यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, तो इससे स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि काफी सारे जो फैंस थे उन्होंने ये डिमांड की कि भैया हमें स्टेडियम के अंदर जाने दिया जाए, और स्टेडियम जो था वो पहले से पूरी तरह से फुल था, और पुलिस वाले यहाँ पे पूरी तरह से आउट नंबर्ड थे। उन्होंने रोकने की भी कोशिश करी, मगर जब एक बार फिर कुछ लोगों ने जो है आपका बैरिकेड्स वगैरह को जंप किया और एंट्री करने की फोर्सफुली कोशिश करी, तो उसके बाद में फिर कोई रुका ही नहीं। कई लोग जो है गिर गए, उनके ऊपर से लोग जो है उन्होंने आना जाना बंद नहीं किया, और अल्टीमेटली उसके चलते पूरा का पूरा जो है इंसिडेंट अपना हो गया। हालांकि जो आपकी सरकार है उन्होंने एक्शंस भी लिए हैं, कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें आपके कमिश्नर साहब भी जो है वो शामिल है, एंड अब एक्शंस वगैरह हो रहे हैं। बट ओवरऑल ये पूरी की पूरी सिचुएशन से एक बात समझ में आती है कि दो बातें यहाँ पे निकल कर आती हैं। एक तो पुलिस वाले जो हैं वो पूरी तरह से सिचुएशन को संभाल पाने की स्थिति में ही नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, अब जहाँ पे 32,000 लोगों की क्षमता है, वहाँ पे अगर 2 लाख लोग आ जाएंगे तो आप कितनी पुलिस लगा लोगे पहले से? तो ये पूरी तरीके से आउट नंबर्ड थे। और ये जो सडन आपका जो एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अपन विक्ट्री डे परेड निकालेंगे, जिसके बारे में पुलिस का अभी तक ये कहना है कि हमने इसकी इजाजत नहीं दी थी, और एकदम से फिर जो है खबर फैलना और लोगों का बड़ी संख्या में वहाँ पे इकट्ठा होना, ये इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को जो है करवाने के पीछे जिम्मेदार है। ये घटना जो है इस पर्टिकुलर इन सारे कारणों के चलते पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है। और देखते हैं आगे किस तरह से फिर आगे फर्दर डेवलप होता है और किन किन लोगों को अल्टीमेटली फिर इस पूरी चीज़ का दोषी ठहराया जाता है। बट एक ओवरऑल मेरा अपना एक पर्सनल टेक है कि इस तरीके की परिस्थितियों का आप पहले से असेसमेंट कर नहीं सकते। ये हालांकि एक अंदाजा होना चाहिए था सरकार को भी और पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि अगर आरसीबी जीतती है तो ऑब्वियस ही बात है लोग बाग जो है एकदम से फिर आपका सेलिब्रेशन मोड में आएंगे, चीज़ें आउट ऑफ हैंड निकल सकती हैं, तो थोड़ा सा इंतजाम रखने चाहिए थे। बट फिर भी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है लापरवाही भी बताती हैं, या फिर एक एरर ऑफ जजमेंट जो है उसकी भी तरफ इशारा करती हैं। एंड एज ए सीरियस एस्पिरेंट, एज एन ऑफिसर, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास की परिस्थितियां जिस तरह से हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनका हम लोग सही असेसमेंट करें, क्योंकि लैक ऑफ असेसमेंट, एरर ऑफ जजमेंट कई बार इस तरीके की ट्रेजेडीज को जन्म देता है, जिसमें प्रेशियस ह्यूमन लाइफ जो है वो वेस्ट होती है। और अब 40 साल से कम उम्र के जितने भी लोग थे, मतलब कितना पोटेंशियल रहा होगा ज़िंदगी में, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, मगर एक फैन फ्रेंजी में एक जो आपका भावनाओं का बहुत एक उन्माद उठा था, और उसके चलते जो पूरा एक स्टैम्पीड की सिचुएशन क्रिएट हुई, इसमें उन्होंने अपनी जान गंवानी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और होप कर सकते हैं कि प्रशासन इससे पूरा ना सिर्फ बेंगलोर का मगर पूरे देश का एक सबक ले, और आगे इस तरीके की चीज़ों, इस तरीके की स्थितियों को होने से रोके, इनकी पुनरावृत्ति पे रोक लगाई जा सके। चलें, इससे ज़्यादा इस पर बात करने के लिए कुछ है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ देखता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसमें अब हमको बात करनी है सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नई पॉलिसी जिसको सरकार बना रही है उसके बारे में। तो समाचार यह है कि सीनियर सिटीजन्स के रिस्पेक्ट में एक नेशनल पॉलिसी अभी अपने ड्राफ्ट स्टेजेस में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में सरकार इसके ऊपर सीरियसली विचार कर रही है, और अल्टीमेटली जब इसमें जिन जिन प्रोविजंस को शामिल किया जाना है, जब पूरा ये ड्राफ्ट बन जाएगा, उसके बाद इसको अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में शेयर किया जाएगा, उनके जो फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में फाइनल जो आपकी पॉलिसी होगी सरकार उसको लेकर आएगी। मगर इतना तय है कि नेशनल लेवल पर सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी के ऊपर सीरियसली विचार किया जा रहा है, और ये सारा काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत में हो रहा है। सवाल उठेगा कि सरकार अब सीनियर सिटीजन्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी को लेकर इतना सीरियसली क्यों काम कर रही है। जवाब यह है कि 2047 तक भारत में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20% के आसपास हो जाएंगे। यानी कि अगर भारत में कुल मिला के 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 20 सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर वो लोग हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है। 2011 में ये आंकड़ा लगभग 8.23% था, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, एंड 2026 में टोटल पॉपुलेशन का लगभग 12.16% जो लोग हैं वो सीनियर सिटीजन है, इस तरीके का एस्टिमेशन है। इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि सीनियर सिटीजन जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है आपकी पॉपुलेशन का, और एक नेशन के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि इनका वेल बीइंग अच्छे से हो, या ये इंश्योर करवाया जाए। सरकार की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और समाज की भी इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए सरकार इसको लेकर सीरियसली जो है विचार कर रही है। प्लस साथ ही साथ जिस तरह से समाज में अब बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक ताने बाने जिस तरीके से बदल रहे हैं, इस बात के चलते भी अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारी ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत आपका डिसअपॉइंटिंग होती हैं। सीनियर सिटीजन के साथ में कई जगहों पर उनके घर वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते, कई जगहों पर उन्हें अबेंडन कर दिया जाता है, और भी काफ़ी हृदय विदारक घटनाएं जो है बीच बीच में आती रहती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके की पॉलिसी बनाई जा सके जिससे हम हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो चेरिस्ड आपके एल्डर बीइंग्स हैं, उनका ध्यान रख सकें जिंदगी के इस पर्टिकुलर फेज में, जब अल्टीमेटली आप आपकी लाइफ का जो प्राइम आप खो चुके हो, शरीर में भी अब वो ताकत नहीं है, बीमारियां भी हैं, 10 तरीके की चीज़ें हैं। ऐसे में ये ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर एक फंडामेंटल राइट है कि हर एक सीनियर सिटीजन, हमारा नागरिक, आपका डिग्निटी के साथ में जिए, और उसका पूरी वेलबींग का जो है अच्छे से ख्याल एक समाज के तौर पर और राष्ट्र के तौर पर हम लोग रख सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एक मीटिंग जो है रिसेंटली कंडक्ट की गई थी आपकी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन्स के बीच में। मीटिंग की अध्यक्षता करी थी सोशल जस्टिस मिनिस्टर साहब ने, और इसमें कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था।
सबसे पहला पॉइंट था कि सीनियर सिटीजन्स का डिजिटल इंक्लूजन होना चाहिए, इनकी एक पूरा डिजिटल जो है रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए, सारा इनके बारे में जो है इसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड इसकी मदद से इनका ट्रैक रखना आसान हो जाएगा और वक्त वक्त पर जो है इनको आप चेक भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कोई समस्या निकल कर आती है तो लुक आफ्टर कर सकते हैं। पहला तो ये है डिजिटल इंक्लूजन इनका हो सके। दूसरा ये कि जितने भी एनजीओज आपके लगे हुए हैं सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखने में, इनकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और फीडबैक मैकेनिज्म में शामिल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यही लोग हैं जो धरातल पर 24/7 इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिसी सरकार बना के लाई है वो सही है या नहीं है, इसमें वो सारे प्रोविजंस डाले गए या नहीं डाले गए जिनकी जरूरत है। उसके बाद में फिर जब इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो धरातल पे, ग्राउंड पे, ग्रास रूट लेवल पे इसके क्या असरात निकल कर आ रहे हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इसको लाया गया है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, जो फीडबैक निकल कर आ रहा है वो क्या है, सारी चीजें जो हैं सरकार तक यही जो संस्थाएं, एनजीओज हो गए जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, कि अपनी खुद की एसोसिएशन जो हुई, यही लोग पहुंचा सकते हैं सही तरीके से। तो इनको जो है इंस्टीट्यूशनल तरीके से इस पूरी प्रोसेस में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और फीडबैक मैकेनिज्म में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो बनाना बहुत जरूरी है एल्डर अब्यूज और नेग्लेक्ट को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि परिवार वाले जो है ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे एल्डर्स के साथ में, इनफैक्ट उनके साथ में मारपीट और अब्यूज की खबरें आती हैं। कई जगहों पर यह पता चलता है कि उनको अबैंडन कर दिया गया, उनको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस तरीके की सिचुएशंस अगर बनती हैं किसी वृद्ध इंसान के साथ में तो भाई उसके पास में एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे वो अपनी बात को रख सके, अपनी शिकायत कर सके और अल्टीमेटली उसके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई की जा सके और तुरंत में जल्दी जो है वो कार्रवाई हो सके। तो इस तरीके का पूरा एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है बनाने के ऊपर जोर दिया गया है, जो एल्डर अब्यूज और नेग्लेक्ट को लेकर सेंसिटिवली काम करें। लास्ट इसके बाद इसमें यह बोला गया है कि ओल्ड एज होम्स जो आज की तारीख में हकीकत हो गए और काफी बड़ी संख्या में अब ये खुल रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है ओल्ड एज होम्स का नंबर बढ़ रहा है, सीनियर केयर इंस्टीट्यूशंस जो है वो अस्तित्व में आ गए हैं, तो उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है उसको प्री डिटरमाइन किया जाए और अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह के भी प्रावधान जो है होने चाहिए। देन इसमें यह बोला गया कि कम्युनिटी इंगेजमेंट और इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग को बढ़ावा दिया जाए। आज की तारीख में क्योंकि अपने यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ गया है और ज्वाइंट फैमिलीज रह नहीं गई हैं, तो कई बार होता है न्यूक्लियर फैमिलीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अगर नहीं रहते तो बच्चों का जो है, फिर बच्चों के बच्चे जो है उनका आपका जो है अटैचमेंट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में नहीं हो रहा है, उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा, कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है आपको बड़े लेवल पर बढ़ाना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई वृद्ध व्यक्ति रह रहे हैं तो आसपास वाले लोग जो है बीच बीच में मिलते रहें, उनकी दुआ सलाम लेते रहें ताकि पता चलता रहे कि भाई सब ठीक है या नहीं। इन सारी चीजों को भी जो है प्रमोट करने की जरूरत है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट हो गया और इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग जो हो गया, इसको बढ़ाने के ऊपर भी जो है जोर दिया गया। साथ ही साथ काउंसिल की जो मीटिंग हुई है इसमें इन्होंने रिव्यू किया है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स का जो पोर्टल के नाम से ये जो 3 आपकी स्कीम्स चलाई जा रही हैं आपका सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए, ये इनसे जो ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोअप जो है वो सब उसका चेक किया गया। ये जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत में जो है काफी सारे आपके डिवाइसेस जो हैं वो बांटे जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को, तो सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहा है, और अगर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज का फॉलोअप लिया गया। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरा बनाया गया है, जो हाल फिलहाल अभी जो चल रहा है उसका वो किस तरीके से जो है पूरा इंप्लीमेंट हो रहा है वो, और सीनियर सिटीजन्स के पोर्टल पे आपका जो डाटा है वो रेगुलरली अपडेट होता है कि नहीं होता है, इन सारी चीजों को ये सारी चीजों का भी जो है पूरा एक रिव्यू जो है इस मीटिंग में किया गया था। इसमें ये बात याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इस योजना के तहत में सरकार जो है वो सीनियर सिटीजन्स को असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो हैं वो फ्री में देती है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर लेट से आपका दमा की समस्या है तो उसको जो इनहेलर है वो दिया जाता है, किसी को अगर लेट से पेस मेकर लगना है तो वो सरकार फिर जो है लगवाती है, किसी को आपका व्हील चेयर की जरूरत है तो वो दी जाती है। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स की मदद करते हैं अपनी एक सर्टेन एज के बाद में अपनी जिंदगी को ठीक ठाक तरीके से चलाने के लिए, जो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस होते हैं वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत में दिए जाते हैं और फ्री में दिए जाते हैं। हाल फिलहाल सरकार ने लगभग 5 लाख सीनियर सिटीजन्स को जो है ये बांटे हैं। तो इसका भी जो है पूरा रिव्यू किया गया कि भाई इसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही है, ठीक तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट। एंड इसकी मदद से जितनी आपकी हेल्प हो सकती है सीनियर सिटीजन्स की जा रही है कि नहीं की जा रही, तो अल्टीमेटली सारा का सारा जो है रिव्यू वगैरह किया गया। तो यहाँ से अपने को ये याद रखना है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये आपके सीनियर सिटीजन्स को असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फ्री में जो है प्रोवाइड करवाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू के तौर पर अपना बनकर तैयार होता है। बाकी ये जो पूरा समाचार है इसमें एक अपने को ये भी याद रखना है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्कीम्स बनाकर इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट आपका जो मेंस है उसके लिए यहाँ से अपने पास में काफी डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे ये कि 20% आपका 2047 तक पॉपुलेशन हो जाएगी, 2011 में 8.23% थी, 2026 तक 12.16% होने की संभावना है। एंड
तो इसके लिए जो है आपको सही पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी, समाज में जैसे बदलाव आ रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा जो है आपका चंक ऑफ पॉपुलेशन है, इसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। एंड देन क्या क्या आपने कदम उठाए जाने चाहिए, तो जो कदम उठाए जो इसमें डिस्कस किए गए यही सारे के सारे कदम अगर आप 10 के 10 लिख देते हैं, डिजिटल इंक्लूजन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनजीओ एंड सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो आपका आंसर जो है अच्छा बनकर तैयार होगा एंड एग्जामिनर जो है कहीं ना कहीं आपसे अच्छे से इंप्रेस भी होगा एंड आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स भी देगा। लास्टली जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, याद रखना है असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो है सीनियर सिटीजन को इसके तहत में प्रोवाइड कराया जाता है। चले, इससे ज़्यादा इस न्यूज़ से और ज़्यादा अपने काम का कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला समाचार यूपीएससी के अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की न्यूज़ है। बाकी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन, मगर जिस तरीके की ये न्यूज़ है, जिस लेवल की ये न्यूज़ है, हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी के ही किसी एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो समाचार देखते हैं। न्यूज़ ये है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी कह सकते हैं आप, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, शॉर्ट में इसको IIAS बोलते हैं। तो इसकी प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस हुए थे और भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी 2025 से लेकर 28 तक का जो 3 सालों का टर्म है उसके लिए जीत लिया। तो ये तो अपना समाचार है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है और भारत ने, इंडिया ने इसकी जो प्रेसिडेंसी है आने वाले आपके जो 3 सालों का टर्म है 2025 से लेकर 2028 तक के लिए, उसके लिए इंडिया को जो है चुना गया है। ये एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल फेडरेशन है जिसमें लगभग 31 मेंबर कंट्रीज हैं, इसके अलावा 20 नेशनल सेक्शंस हैं एंड 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो शामिल हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, तो जवाब है ये सारे के साथ एक साथ कोलैबोरेट करते हैं ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको और बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने सिस्टम चल रहे हैं, हर एक सिस्टम के क्या अपने प्रो हैं, क्या अपने कॉन्स हैं, किस सिस्टम से क्या सीखा जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर एनालिसिस और लगातार रिसर्च करते हुए बेहतर से बेहतर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मॉडल्स हैं उन पे ये लोग लगातार साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हैं और अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते रहते हैं लगातार। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है ये यूएन के अंडर में नहीं आता, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका यूनाइटेड नेशंस के साथ में किसी तरीके का कोई एफिलिएशन नहीं है। हालांकि इट एक्टिवली इंगेजेस विद यूनाइटेड नेशंस वर्क इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जो भी अपना काम वगैरह करवा रहा है, जो रिसर्च करवा रहा है और जो भी आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वगैरह करवा रहा है, तो उसमें ये यूएन के साथ में कोलैबोरेट जरूर करते हैं, मगर एक्सक्लूसिवली IIAS जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता नहीं है, ये अपने को याद रखना है। इंडिया इस इंस्टीट्यूशन का 1998 से मेंबर है और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवियंसेस हैं उसके जो भी सेक्रेटरीज या अफसर्स हैं वो इंडिया को इस पर्टिकुलर फोरम पे रिप्रेजेंट करते रहे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पर MCQ बन सकता है कि इंडिया वालों को इसमें कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जवाब है हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस है वो इसमें हमको रिप्रेजेंट करता है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, जापान, जर्मनी, चाइना, इटली, कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को और इंडोनेशिया, ये जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये जो आपका अपकमिंग टर्म रहेगा जिसमें अब हमको प्रेसिडेंसी मिली है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस के जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है वी श्रीनिवासन, इनको जो है नॉमिनेट किया था नवंबर 2024 में। और अब क्योंकि अब हम लोग जीत गए हैं तो ये जो है उस प्रेसिडेंसी को वहां पे जाके कंटिन्यू करेंगे, उसके जो चेयरमैनशिप है उसको वहां पर वो लेंगे, उसको अज्यूम करेंगे। तो ये याद रखना है 2024 नवंबर में जब अल्टीमेटली प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने थे, तब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के एंड पब्लिक ग्रीवियंस के सेक्रेटरी थे, नाम क्या है, वी श्रीनिवास। इनको फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नॉमिनेट किया था कि आप जो है जाके अपना पर्चा भरिए और इलेक्शन लड़िए। इसकी फिर अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंसी का पूरा जो प्रोसीजर है ये फरवरी 2025 में शुरू हुआ। 4 नेशंस ने इसमें अपने अपने नॉमिनेशन सबमिट किए थे, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और बहरीन ने। 3 जून 2025 को इलेक्शंस हुए, हमें ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है सारे मेंबर स्टेट्स को और अल्टीमेटली जो है अब हम लोग यहाँ पे अपना इलेक्शन जो है जीत चुके हैं। और इस तरीके से आने वाले 3 सालों के लिए इस ग्लोबली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास में आ गई है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा एक सीधा सीधा कि भाई रिसेंटली इंडिया को आपके किस इंस्टीट्यूशन की प्रेसिडेंसी मिली है, तो याद रखना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की प्रेसिडेंसी मिली है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो इसका टर्म क्या है, याद रखना पड़ेगा 2025 से लेकर 28 तक। तीसरा ये कि जो प्रेसिडेंसी मिली है रिसेंटली इंडिया को, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपका यूएन के अंडर में काम करता है नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन के अंडर में ये काम नहीं करता, तो अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए कि रिसेंटली हमको इनकी प्रेसिडेंसी मिली है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, ये जो हमारी प्रेसिडेंसी है ये इतने से इतने टाइम के लिए रहेगी 25 से 28 के लिए, एक स्टेटमेंट हो गया। और तीसरे स्टेटमेंट में लिख दिया कि भाई ये जो आपकी संस्था है ये यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है, उनके अंडर में रह के काम करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अपने को अगर पहचानने के लिए बोला जाए कि कितने स्टेटमेंट सही है कितने गलत हैं, तो वहां पे अपन फंस जाएंगे। इसलिए याद रखना है ये संस्था आपका
यूएन के साथ में काम जरूर करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स पर, बट ये उनके साथ में एफिलिएटेड नहीं है, उनके अंडर में नहीं आती। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करवाती है। इसकी मेजर मेजर मेंबर्स हमने देख लिए हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं। लास्टली भारत इसका मेंबर कब से है? 1998 से। और हमारा कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करता है? जवाब हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस वाले हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंटशिप के लिए हमने हमारे यहाँ से जो व्यक्ति था वो कौन था, किसका नाम हमने नॉमिनेट किया था, ये भी याद रखना है। वी श्रीनिवास, नॉट श्रीनिवासन, वी श्रीनिवास, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस के सेक्रेटरी हैं, भी हमने इनको नॉमिनेट किया था। और बाकी इसमें से और बाकी तो खैर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि किन किन देशों ने आपके जो है पर्चे भरे थे, तो 4 देशों ने भरे थे, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड बहरीन। क्वेश्चन मगर यहाँ से पक्का है कि एक हाई चांस है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। जो अपकमिंग ईपीएफओ का एग्जामिनेशन, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, उसमें ये न्यूज़ अपने काम की है, तो अपने को उसको प्रिपेयर अच्छे से करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, और ये समाचार उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो रेलवे से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, और उनकी ये शिकायत रहती है कि तत्काल से आप कभी भी टिकट बुक करने की कोशिश करो मगर टिकट कभी बुक ही नहीं होती। आईआरसीटीसी का जो पूरा वेबसाइट है, जैसे ही तत्काल की बुकिंग शुरू होती है वो हैंग हो जाती है, और जब तक फिर वो नॉर्मल होती है तब तक सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। तो उन सब के लिए खुशखबरी है, और वो क्या खुशखबरी है वो हम लोग इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। तो समाचार ये है कि आईआरसीटीसी ने ये जो शिकायतें काफ़ी लंबे वक्त से चल रही थी कि जैसे ही तत्काल का सिस्टम खुलता है वैसे ही आपकी वेबसाइट जो है एक तरीके से हैंग हो जाती है, वो काम ही नहीं करती, और 4 से 5 मिनट के लिए सामने वाला उस पर लॉग इन ही नहीं कर पाता। एंड 5 मिनट बाद जब अल्टीमेटली वो नॉर्मल होकर चलना शुरू करती है, तब तक सारी की सारी आपकी टिकट्स बुक हो चुकी होती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर अल्टीमेटली इंडियन रेलवेज ने, आईआरसीटीसी ने अब सीरियसली कदम उठाया है, और उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा जो टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल जो आपका टिकट बुक करने का पूरी व्यवस्था है, इसमें एक ओवरहॉल वो लेकर आए हैं। लगभग 2.5 करोड़ के करीब आपके जो सस्पेक्टेड यूजर आईडीज थे, जिनके बारे में ये शक था कि शायद ये बॉट्स हैं, ये आपकी ओरिजिनल आईडीज, ये एक्चुअल में लोगों की आईडीज नहीं है जिनको कोई इंसान ऑपरेट कर रहा है, ये बॉट्स हैं जिनको जो है, जिनके आईडीज वगैरह बनाकर सिस्टम को खास तौर पर जो है आप कह सकते हैं मैनिपुलेट किया जा रहा था। इस तरीके के लगभग 2.5 करोड़ जो आपके सस्पेक्टेड यूजर आईडीज थी, इनको डीएक्टिवेट आईआरसीटीसी के द्वारा किया गया। अब ये पूरी की पूरी चीज करने के लिए इन्होंने पहले तो एंटी बॉट सिस्टम करके जो है एक एंटी बॉट करके सिस्टम डिप्लॉय किया। साथ ही साथ एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसके साथ में भी इन्होंने कोलैबोरेट किया, और उन दोनों की मदद से अल्टीमेटली अपने पूरे के पूरे सिस्टम को जो है आपने साफ किया। अब ये पूरी जो चीज हुई है, इसकी मदद से जो अनऑथराइज आपका ऑटोमेटेड बुकिंग्स हो रही थी, जिसमें होता यह था कि एकदम से जो है आपका ये जो 4-5 मिनट के लिए आपकी आईआरसीटीसी की वेबसाइट तत्काल खुलने के बाद में एकदम से हैंग सी हो जाती थी, जिसमें मैक्सिमम टिकट्स आपके बुक हो जाते थे, और उसके बाद में फिर ये टिकट जो है अल्टीमेटली फिर ब्लैक में बेचे जाते थे। इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जो है तोड़ा जाएगा। जो अनऑथराइज ऑटोमेटिक बुकिंग्स हो रही थी और अनस्क्रूपलस एजेंट्स के द्वारा जो पूरा का पूरा जो है ये बुकिंग्स कर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी टिकट्स की, इसको जो है इस पूरी चीज को जो है तोड़ा जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। ये जो पूरा आपका ओवरऑल किया गया, और इसकी मदद से जो आपके जेन्युइन यूजर्स हैं अब उनको टिकट आसानी से मिल सकेगा, और वो जो शिकायतें कह रहे थे कि वेबसाइट हैंग हो रही है, वो बुक ही नहीं कर पाते हैं, वो सारी समस्या अब नहीं आएगी। The new system has effectively mitigated all bot traffic which peaked during first 5 minutes after Tatkal booking window opens. Bot traffic accounts for about 50% of overall login attempts during this period. तो इस सिस्टम में इन लोगों ने किया क्या, ये जो एंटी बॉट सिस्टम इन्होंने लगाया था और ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के साथ में इन लोगों ने ये देखा कि आखिर जैसे ही हम लोग तत्काल की विंडो खोलते हैं, तो तत्काल की विंडो खोलने के बाद जो शुरुआती आपके 4 से 5 मिनट होते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट हैं जो सबसे ज्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। पहला तो उसमें एक तो ये चीज देखी गई। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे, अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक आदमी 365 में से 365 दिन ही ट्रैवल कर रहा है, हर दूसरे दिन जो है वो अपना अकाउंट खोल के कहीं ना कहीं की टिकट्स आपकी बुक कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे वो कौन से अकाउंट हैं जो रेगुलर बेसिस पर जो है आपकी टिकट बुक कर रहे हैं, और जो आप जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाता है पैटर्न देखकर कि भाई ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, या तो कोई एजेंट है जो बैठ के बुकिंग कर रहा है, या फिर ये कोई बॉट है जो जिसको मतलब आपने इसी तरीके से प्रोग्राम करके जो है लगाया हुआ है कि तुम्हारा काम ही जो है रेगुलर तुम्हें बैठकर ये बुकिंग वगैरह करनी है। इन सारी चीजों को देखा गया, और अल्टीमेटली फिर जो आपके अकाउंट्स पकड़ में आया उन सबको जो है हटाया गया। क्योंकि होता क्या था, ये जो आपके बॉट अकाउंट्स थे लगभग 2.5 करोड़ के करीब, ये जो बॉट अकाउंट थे, ये 5 मिनट जो आपके आईआरसीटी की जो वेबसाइट खुलती है उसके बाद के जो 5 मिनट होते हैं उसमें ये एकदम से पीक करते थे, ये उसी में जो एक्टिव रहते थे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका हैंग हो जाता था। इनके आपके हिट्स वगैरह के चलते जितनी आपकी बुकिंग करनी होती थी वो पहले से प्री प्रोग्राम रहता था कि किस अकाउंट से कितनी आपकी टिकट बुक करनी है, किस पर्टिकुलर जर्नी की टिकट बुक करनी है, वो कर करा के अल्टीमेटली 5 मिनट में सारा खेल हो जाता था, और उसके बाद में फिर आपके पास में टिकट्स बचती नहीं थी। ये देखा गया कि लगभग आपके टोटल जो हिट्स आ रहे हैं, टोटल जो आपका जो ट्रैफिक आ रहा है शुरुआती 5 मिनट में तत्काल खुलने के बाद, उसमें से ये जो बॉट अकाउंट थे ये लगभग 50% उसका जो है हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि अगर 100 लोगों ने आईआरसीटी की वेबसाइट जो है कोशिश करी खोलने की, तो उसमें से 50 जो है वो ऑटोमेटेड आपके बॉट अकाउंट्स हैं, और इन बॉट अकाउंट्स की मदद से जो है
आप कह सकते हैं एक तरीके से फ्रॉड किया जा रहा था, अनस्क्रूपलस जो है वो बुकिंग वगैरह हो रही थी। तो अब ये सारे के सारे अकाउंट जो हैं डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब जो है इन अकाउंट वगैरह को की मदद से ये पूरा का पूरा सिस्टम मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे कि चलो आपने जो है ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं तो इनको फिर से बनाया जा सकता है, इस तरीके के बॉट्स को आप फिर से लेकर आ सकते हो। तो उसके लिए भी जो है आईआरसीटीसी ने कुछ व्यवस्था करी है, वो भी हम लोग अभी देखते हैं। एक तो इन्होंने अब ये किया है कि बॉट्स वगैरह के अलावा जो आपके दूसरे एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनका काम ही है इस तरीके की जो आपकी सस्पिशियस आईडीज वगैरह हैं, जो हालांकि आपका बॉट्स नहीं है मगर वो भी सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इस तरीके की भी लगभग 20 लाख के करीब जो यूजर आईडीज हैं उनको रिवैलिडेट करवाया गया। उनके मोबाइल नंबर्स को फिर से जो है वेरिफिकेशन किया गया, उनकी ईमेल आईडीज को चेक किया गया। पहली चीज तो ये कि ह्यूमन है कि नहीं, और उसके बाद में फिर उनका अगर कोई आपका अनऑथेंटिकेटेड किस्म की जो हरकतें तो नहीं हो रही है सारी, वो देखा गया। और इस तरीके के लगभग 20 लाख के करीब लास्ट 15 दिनों में अकाउंट यूजर आईडीज को जो है रिवैलिडेट करवाया गया है। और आगे से अगर फिर इस तरीके की कोई हरकतें इनकी तरफ से भी देखने को मिलती हैं तो उनके खिलाफ भी फिर एक्शन आपका लिया जा सकता है। साथ ही साथ नए प्रोटोकॉल्स भी लाए गए। वही सवाल कि अगर आपके बॉट्स ने फिर अकाउंट बना लिया तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए फिर कुछ नए प्रोटोकॉल्स लाए गए। सबसे पहला तो ये कि आपको आधार से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा अपनी आईडी का। अगर आप अपनी आईडी का आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे, आपने बस उसको ऐसे ही बना लिया, आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो आईडी बनाने के 3 दिनों तक तो आप किसी तरीके की कोई बुकिंग उससे कर ही नहीं सकते, पहली चीज। उसके बाद में भी अगर आप जैसे बुकिंग करना शुरू करते हो और उसमें फिर आपका वही बिहेवियर आपको या पैटर्न पकड़ में आता है कि हर दिन आप जो है 10:01 से 10:05 के बीच में एक्टिव होते हो और उसके बाद में बाकी आपकी जो है अकाउंट से कुछ बुकिंग नहीं होती, तो कुछ सिस्टम कुछ ही टाइम में जो है 1-2 बार में आपका सिस्टम इस तरीके के अकाउंट को फ्लैग कर देगा और इनको फिर से जो है डीएक्टिवेट करवा दिया जाएगा। और जो आपके अकाउंट्स हैं जिनको आधार से वेरीफाई किया गया है, जाहिर सी बात है एक आधार से एक ही अकाउंट वेरीफाई हो सकता है, उससे आप विदाउट डिले बुकिंग कर सकते हो। बट उसमें भी अगर किसी तरीके की आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है कि 5 ही मिनट के लिए आप एक्टिव होते हो रोज के रोज, तो फिर उनको भी फ्लैग किया जाएगा और उसके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है फिर अगर एक बार आपकी अगर आधार से वेरीफाइड अगर आईडी जो है वो ब्लॉक होती है और दूसरी आप आईडी बना नहीं पाओगे, तो फिर ये पूरा का पूरा आप जो एक स्कैम कर रहे थे ये अपने आप ही जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ कदम जो है आईआरसीटीसी के द्वारा उठाए गए हैं, जिसकी मदद से तत्काल में जिनको लगातार गालियां पड़ रही थी कि हम बुकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं तत्काल में और सारा ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एजेंट्स को जो है टिकट्स मिल जाती हैं, सारी चीजों का समाधान करने की कोशिश अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, और आईआरसीटीसी के द्वारा किया गया। तो कदम तो अच्छा है, अब देखते हैं इसके क्या कंसिक्वेंसेज निकल कर आते हैं। जैसे जैसे सिस्टम अभी इफेक्टिवली काम करेगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये पूरी जो व्यवस्था है इसका कुछ फायदा होता है या नहीं होता। बहरहाल अच्छी बात है। और जैसे अभी कुछ पिछले साल ये हुआ था कि लाखों की संख्या में आपके मोबाइल नंबर बंद हुए थे, 50-60 लाख के करीब, जिनकी मदद से फ्रॉड किया जा रहा था, और उसके बाद एक बड़े लेवल पर इस तरीके की घटनाओं में कमी आई है। तो वही एक्सपेक्टेशन यहाँ से है कि अब 2.5 करोड़ के करीब अगर आपने अकाउंट्स को बंद कर दिया है उठा के, और 20 लाख के करीब लोग जो हैं उनके अकाउंट का रिवैलिडेशन किया जा रहा है, ये जो नए प्रोटोकॉल्स हैं इसकी मदद से आप इंश्योर कर रहे हो कि आपके बॉट्स वगैरह अगर बनते भी हैं फिर से बॉट अकाउंट्स, तो उनको आप जो है फ्लैग करके जल्दी से जल्दी आपका डीएक्टिवेट कर दोगे फिर से। और अगर आपने कोई वेरीफाइड अकाउंट से भी अगर कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी जो है जल्दी से जल्दी पकड़ के रोका जा सकता है। तो असर तो इसका पड़ेगा, मगर वो देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फायदा जनता को मिल सकता है। बहरहाल प्रशंसनीय कदम है एंड उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसका फायदा अल्टीमेटली एंड यूजर को होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 6 जून 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।